वालेकुम बच्चों। आज नमून जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 6, बगदाद का सफ़र, जिसके मुसन्निफ है सज्जादो हैदर सज्जादो हैदर सज्जादो हैद सज्जाद सज्जाद हैदर सज्जाद हैदर यलग्रम यलग्रम तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबक है बगदाद का सफ़र। सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। पहली बार, सफ़रनामा एक बयाना नसरी सनफ़ है। इसके लिए कोई ख़ास उसूल या तकनीक मुतय्यन नहीं है, मगर इसका तर्जुमान ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। अब यहाँ पे मुसन्निफ कहना चाहते हैं सफ़र जैसे हम तरह का सफ़र करते हैं, जैसे हमारा घूमने का सफ़र होता है, सैर व तफरीह का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके अम्मी अबू वगैरह हज या दोस्त अहबाब रिश्तेदार जाते होंगे उम्रे के लिए, हज के लिए, या आप भी गांव में सफ़र करने के लिए जाते होंगे घूमने के लिए। तो हर किसी का सफ़र अलग अलग होता है। किसी का मज़ा अलग होता है, किसी का मज़ा सही नहीं होता है। बाद सफ़रनामे मजलूम भी लिखे हैं। सफ़रनामों में सफ़र की रवात बयान की जाती है। सयाह अपने सफ़र के दौरान जिन मकामात की सैर करता है वहाँ उसे जो तजुर्बात मुशाहिदा होते हैं उसकी तफसील और सफ़रनामे में पेश कर देता है। इस तफसील में जोग्राफाई महल वकूअ, तारीखी मकामात, तहजीब व रस्म रिवाज, समाजी हालात, मौसम मुनाजिर, सियाती सूरत हाल, अदबी सकानी सरगर्मियाँ वगैरह जैसी बहुत से मौज़ूआत शामिल होते हैं। हर सफ़रनामे की अपनी मखसूस फ़ज़ा होती है। सफ़रनामा एक लिखने वाला अक्सर और बेशतर अपने सफ़रनामे को दिलचस्प बनाने के लिए रंगीन बयानी, अफसाना दराजी और राय से भी काम लेता है। अब यहाँ पे मुसन्निफ ने पहले ही बता दिया है हमें कि जो सफ़रनामा है, जैसे हर तरह का सफ़र होता है। जैसे हम गांव का सफ़र करते हैं, घूमने का सफ़र करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा आपके अम्मी अबू, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सबके अम्मी अबू जाते हैं। आज आपके अम्मी अबू की हज उम्रा और ऐसे दुबई सऊदी ऐसे घूमने की जगह होती है, वहाँ पे हम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। आपके रिश्तेदार भी जाते होंगे। तो हर सफ़र का घूमने का अपना अपना मज़ा, एक्सपीरियंस और अपना तजुर्बा होता है। मुशाहिदा अलग ही होता है। किसी किसी को सफ़र का मज़ा अच्छा नहीं आता, किसी किसी को सफ़र का मज़ा बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान जान पहचान सज्जाद हैदर यलग्रम 1880 में ज़िला बकोर में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अली सज्जाद हैदर था। अलीगढ़ से बीए करने के बाद डिप्टी कलेक्टर के अहद पर फाइज थी। जैसे वहाँ पे 1880 में पैदा हुई थी। यहाँ पे उनका असल नाम क्या रखा गया? सैयद अली सज्जाद हैदर। अलीगढ़ में उन्होंने बीए की तालीम हासिल की। 1930 में जजायर उद्मान के रेवेन्यू कमिश्नर मुकर्रर हुए। ख्यालस्तान जवालिस्तान के अफसानों के मजमूए हैं। इनके मज़ामिन इंसानों पर रुमानियत के असरात था। उन्होंने तुर्की नावलों ड्रामों के तर्जुमे भी किए। जैसे उन्होंने तुर्की और अपने तुर्की का आपने ड्रामा देखा होगा तो उनके नावलों ड्रामों के उनके तर्जुमे भी किए। वो हर शहर में हुस्न की तलाश करते हैं। उन्हें अदब लतीफ़ के बानियों में शुमार किया जाता है। उनका इंतकाल 1943 में लखनऊ में हुआ। जैसे वो उन्होंने तुर्की के ड्रामों का तर्जुमा किया और बाद में उन्होंने अच्छी तरह से मज़ामीन लिखना शुरू कर दी। उनकी मज़ामीन नावल शायर होने लगे। 1943 में लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ 19वीं सदी के नस्ल में हुआ। यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा अजायबाद परंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है जो 1847 में लिखा गया था। 19वीं सदी के अहम सफ़रनामे में सर सैयद अहमद खां का मुसाफिरीन लंदन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कासिराने सबली नगमानी सफ़रनामा रोम मिस्र शाम काबिल ज़िक्र है। 20वीं सदी में जब आमदोरफ्त के वसाइल में इजाफा हुआ, हवाई सफ़र आसान हो गया तो सफ़रनामे भी खूब लिखे जाने लगे। उर्दू में हज के सफ़रनामे भी खासी तादाद लिखे हुए हैं। बाद सफ़रनामे मज़ाहिया अंदाज में लिखे गए हैं। सफ़रनामे का बच्चों मुसन्निफ ने क्या बताया, हर किसी का अपना अपना तौर तरीका होता है। किसी ने सफ़रनामा जैसे किसी ने सैर व तफरीह की है तो अपना तजुर्बा, अपना जो मुशाहिदा किया है अच्छा बताया, किसी ने मज़ाहिया बताया, किसी ने बुरा बताया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मैं ये ना बताऊंगा कि कब और क्यों कहाँ से रवाना हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त इन तमाम बातों से वाकिफ़ हैं। जो मुझे नहीं जानते उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कह देना
काफ़ी कि बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे जैसे बच्चों मैंने आपको बताया ना, हम सफ़र करते हैं ना, जैसे हम गाँव जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, हम घूमने की बहुत सी जगह होती है, जैसे हम जहाँ पे हम जैसे लोनावाला हो गया, लोनावाला हो गया, खंडाला हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप गाँव जाते हैं, तो दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जैसे दुबई, सऊदी, और जैसे आपके अम्मी अबू हज उम्रा के लिए जाते होंगे, अलग अलग आप घूमने की जगह में जाते होंगे, तो सबका तौर तरीका अलग होता है। कोई दोस्तों के साथ जाना पसंद करता है, कोई रिश्तेदारों फैमिली के साथ। 26 मार्च 1904 को अपने प्यारे दोस्तों से कुछ अरमान भरे, ज़्यादातर अरमान भी भरे दिल के साथ जुड़ा हुआ। आखिरकार 3 अप्रैल को जहाज़ कोला पर कराची से रवाना हो गया। मौसम निहायत खुशगवार था, समंदर की जबे पे ज़रा भी बल ना था। अगरचा ये मेरा पहला सफ़र समंदर का सफ़र था, लेकिन मैं नहीं जानता कि सरगरानी तबीयत का मुतालना किसे कहते हैं। अगर सफ़र बहर ऐसा भी हमेशा होता तो मैं उम्र भर सफ़र करने को तैयार हूँ, लेकिन लोग कहते कि मई जून में खलीज फाज का मजाज गर्म होता, उस वक्त किसी की नहीं सुनता। जैसे हर तरह के मौसम का रहता है ना, कि हमें समंदर की तफरी करनी है, हमें पहाड़ों की तफरी करनी है, हमें पेड़ पौधे देखने हैं, तो हर मौसम का मज़ा होता है कि हमें ये मौसम में हमें सफ़र करना चाहिए। 5 अप्रैल को 2 बजे सह के करीब मस्कत पहुँचे। मस्कत के बाद जो बहुत शहर तक समंदर ज़रा ख़राब था, मगर मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं हुई कि 8 अप्रैल को 8 बजे सुबह वो शहर पहुँचे। वहाँ उतरने की इजाज़त नहीं। दूरबीन से शहर को देखा, कुछ अच्छा ना पाया। सुना है वो शहर के अंगूर खट्टे होते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके भाई या दोस्त अहबाब रिश्तेदार अम्मी अबू जाते हैं सफ़र के लिए, तो वो अपना अपना तजुर्बा बताते हैं, अपना अपना मुशाहिदा करते हैं कि सुना है यहाँ के फल बहुत ही मीठे होते हैं। तो यहाँ पे जो है मुसन्निफ जो बयान करी कि यहाँ पे जो शख्स है सफ़र कर रहा है, तो मतलब जैसे अगर हमें सफ़र पे जाना होता तो हम किसी की सुनते नहीं, हमें ठंडी के मौसम में भी जाते हैं, हम गर्मी के मौसम में जाते हैं, बरसात के मौसम में जाते हैं, हम हर मौसम के मैं मज़ा लेते हैं। 19 अप्रैल सुबह 7 बजे, सुबहान अल्लाह सुबहान, हम किसी खत्ते में जा रहे थे कि रात भरी क्या तिलिस्म हो गया। जहाज़ की दोनों जानिब कैसा दिलकश मंजर देखने को पड़ा। दो तरफा खुरमे के दरख्तों की मुसलसल कतारें हैं, उनके पीछे नीचे गुलाब नारंगी के अनार के दरख्त है जो फलों से लगे हुए हैं। जहाँ तक निगाह दूरबीन के ज़रिए से काम करती है, ये हमारे खुशी के पागल कर देने वाला मंजर है। जैसे हम सफ़र करते हैं ना, तो हम अपने साथ दूरबीन कैमरा, हम मोबाइल, अच्छा सा मोबाइल रखते हैं ताकि हम अच्छी से तस्वीर ले सकें, अच्छे से हम वीडियो बना सकें। तो यहाँ पे हम दूरबीन से देख रहे, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, क्या कुदरती मनाजिर है। ऐसा मंजर तो हमने कहीं नहीं देखा है। साहब ने हकीकत में थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था। जहाज पर थोड़ा थोड़ा फिरता हुआ कभी इस तरफ के मंजिल को देखता हूँ, कभी उस तरफ के। मालूम हुआ कि हमारा सफीना समंदर के छोड़ के जिला फरात के मजमू पानी के सीने पर चल रहा है। एक तरफ साहिल तुर्की तो एक तरफ साहिल तुर्की है, दूसरी तरफ ईरानी। मतलब यहाँ पे हम जहाज पे सफ़र कर रहे हैं, जो शख्स सफ़र कर रहा है वो इतना हसीन मंजर देख के इस कदर पा गया, कभी दूरबीन लेके इस कदर जहाज की इस दाएं तरफ जा रहा है, कभी दूरबीन लेके बाएं तरफ जा रहा है। तो अगर हम जहाज में आप सफ़र करते हैं ना, हम समंदर के देखने के लिए इस कदर दिलकश मंजर देखते, कुदरती मनाजिर देखते, पेड़ देखते हैं, हम पौधे देखते, दरिया देखते, समंदर देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुदरती मनाजिर हमने देखा ही नहीं है। तो हमें लगता है कि ये मंजर, ये एक तरफ साहिल, ये तुर्की लग रहा है, दूसरी तरफ ये ईरान लग रहा है। यहाँ इस दरिया किनारे सिवाय घने ऊंचे सरसर दरख्तों और फूलों के आप और कुछ नहीं देख सकते। ऊपर आसमान है, नीचे पानी है, दाएं बाएं नज़र को दरख्त रोक रहे हैं। ये सिलसिला मैं सुनता हूँ कि यहाँ से बगदाद तक यानी 400 मील तक कायम है। शायद लोग खुरमे की दरख्तों की इस कदर तारीफ सुनकर जेब लब मुस्कराएंगे कि मगर ख्याल रहा कि ये सूडान के खुरमे की दरख्त नहीं है। 4-5 एक जगह खड़े हो हैं। अर्ध गिर्द सैकड़ों में मील तक रेत का चीटल मैदान है। ये अराकिन के नकलस्तान खुरमस्तान है, जिनके साए में हर किस्म के फूल और फल लगे हुए हैं, दिमाग को मुतर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो शख्स सफ़र कर रहा है, कि जहाज की तरफ वो बैठा हुआ है, जो शख्स बैठा है और सफ़र कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि मैं दूरबीन में जहाज में बैठा हूँ और दूरबीन से देख रहा हूँ, सारे कुदरती मनाजिर को देख रहा हूँ कि इतने मुझे खुशनुमा, इतने खूबसूरत नज़र आ रही। ऊंचे ऊंचे पेड़े, ऊंचे ऊंचे सब दरख्तें, आसमान तो ऊपर नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी, सब कुछ, मेरे आसमान दरिया नीचे सब कुछ मेरे ज़मीन के नीचे आ चुके हैं।
बजे मुमरा पहुँचे। ये एक छोटा सा मकाम है, यहाँ ईरानी सरहद ख़त्म होती है, यहाँ से दो तरफा सारी तुर्की है। अभी यहाँ पे 2 बजे वो कहाँ पहुँचे, मुमरा पहुँचे। वहाँ से उन्होंने देखा एक छोटा सा मकाम है, मतलब यहाँ पे ईरान की जो सरहद है ख़त्म होती है और वहाँ से तुर्की जो दोनों तरफा है वो तुर्की का साहिल है। जैसे जो बहुत सारे जो शहर होते हैं, एक दूसरे मुल्क होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उनका समंदर एक दूसरे से ज्वाइन हुआ रहता है। मुरम्मा से बसरा की कोई 30-35 मील के फासले पर है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, बसरा के मुसाफा शुरू होते हैं। दरिया के किनारे दरख्तों के झंडों है, फूल ही वही है, मगर अब इनमें अमराए बसरा के मकाना शुरू होते हैं। उनको दती बेजान फूलों में इंसानी जिंदा फूल गुंचे नजर आने लगती, यानी हसीन, नहायत हसीन यहूदी अरमीन, खाल खाल तरक औरतें लड़के और लड़कियां दूर दूर के लब और दरिया हमारे जहाज को देखने आती है। हम दूर दूर के लेक के किनारे उनको देखने जाते। काश ये सिलसिला लम्ना होता, लम्तना ही होता, मगर वो एक दो घंटे ही में जहाँ बसरा पहुँच गए। अभी यहाँ पे जो शख्स है, बगदाद का सफ़र, मुसन्निफ ने बगदाद का सफ़र बताया कि अगर बगदाद का सफ़र हम कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है। हमने यहाँ पे हम 2 बजे मुमरा पहुँचे, फिर वहाँ पे हमने बहुत सारे मकामात को देखा, बहुत सारे दरख्तों पेड़ों पौधों को देखा। हम दूर दूर किनारे तक हम जहाज़ पर सफ़र किए। यहाँ कौमें में बहुत मुखालता होता है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदी अबा और कबा भी पहनते, बहुत से कोट पतलून पहनते, तुर्की टोपी और ओढ़ते, और तो नामों से भी पता नहीं चलता कि कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम। मेरे साथी अरमनी जो थे उनके नाम थे नसरुल्लाह मसीह, शुक्रुल्लाह सबा। अभी यहाँ पे जो शख्स जो मुसन्निफ बता रहे कि जब यहाँ पे बगदाद का जो शख्स सफ़र कर रहा था वो क्या बता रहे कि यहाँ पे तो कौमों का भी नहीं पता चल रहा कि फला पर्सन कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, कौन अब, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेस कोड था, पहनने का तरीका, सब किसी ने अबा पहना है, किसी ने कबा पहना है। जो यहाँ के कपड़े जो पहने थे, किसी ने तरकी टोपी डाली थी या किसी ने तरकी टोपी ओढ़े थे, किसी ने, मतलब इससे पता ही नहीं चल रहा। मेरे साथ जो सफ़र कर रहा है, मतलब उनके नाम क्या थे, नसरुल्लाह मसीह, शुक्रुल्लाह मसीह, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है फला पर्सन कौन से कौम से ताल्लुक़ रखता है। ये यहाँ एक और बात अजीब देखी, हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ अमूमन इस बात को पसंद नहीं करते, हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी कपड़े पहने, हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी हमारे यहाँ अंग्रेज़ तो अमूमन इस बात को पसंद नहीं, हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी कपड़े पहने, खास करके ये अंग्रेज़ी टोपी ओढ़े। यहाँ तरफ इस बात की ख्वाहिशमंद है कि सब उनको टोपी ओढ़ते, चुनाचा ये दोनों अरमनी भी के साथ अंग्रेज़ी टोपी पहनते, बरसरता पहुँचते कि तरकी टोपी पहने रहे। मैंने पूछा कि कहाँ हम तरकी रयाया लहजा, यहाँ हमें तरकी टोपी पहनना ज़रूरी है। यहूदी अमूमन अबा व कबा पहनते, अरब तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि सब यूरोपियन लिबास पहनते, अपने तय यूरोपियन समझते, यानी अरबों यहूदी अरमोनियों से मिलाती है। मतलब यहाँ पे अक्सर अंग्रेज़ों को मतलब अच्छा नहीं लगता कि हिंदुस्तान हमारे अंग्रेज़ी कपड़े पहनते, हमारे पहनाव ओढ़ाव को पहनना पसंद करते, टोपी, अंग्रेज़ी जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, इन सबको पहनते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, हर किसी के मज़हब के, हर कौम के मानने वाले लोगों ने अपने अपने लिबास पहने थे। सह पै के जहाज़ बसरा से रवाना होकर सह पै को जहाज़ बसरा से रवाना हो गया। चौथे रोज़ हम बगदाद पहुँचे। जैसे हमारा जो हवाई जहाज़ था वो बसरा को रवाना हो गया, फिर चौथे रोज़ हम बगदाद को पहुँच गए। जैसे हमारा दिन रहता है ना, हमारा जो टाइम पीरियड होता है कि हमें इतने बजे इतने दिन 2 दिन में, जैसे हमें यहाँ गाँव जाना तो हम 2 दिन या 1.5 दिन में पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हम हवाई जहाज़ से सफ़र करें तो हम कुछ 4 घंटों में हम सफ़र तय कर लेते हैं। लेकिन हम हवाई जहाज़ से जा रहे तो दिन का सफ़र हमें तय करना होगा। बगदाद के मकान सब कुछ और शानदार है। दजला के दोनों किनारे कसर में बहुत खूबसूरत नई वदा के हैं। सड़क से मकानों में दाखिल हुए तो ताज्जुब होता है कि मकानों में कैसी सफाई रखी जाती है। यहाँ आमतौर पर लोग ज़रूरियात की ज़िंदगी पर ज़्यादा खर्च करते हैं। यहाँ पे जब बगदाद का उन्होंने देखा, बगदाद के मकान देखा, तो इस तरह उन्हें सफ़र तय करे कि यहाँ की सफाई कितनी खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा वो अपनी मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी, मतलब जितना उन्हें खर्च करते हैं, मतलब बेहिसाब खर्च करते हैं। गवर्नमेंट हाउस यानी इमारत में जिसमें तमाम कचहरिया दफातर है, जिसे यहाँ सराय हुकूमत कहते हैं, बड़ी शानदार दफातर हिंदुस्तान के दफ्तरों के बल्कों से उनसे बेहतर सजे हुए हैं। मदीना अलम फजल बगदाद अपनी तमाम फजीलत खो बैठा है। मदरसा नजामिया के शहर में आज ईरानी या नई तालीम का कोई ऐसा मदरसा नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे शहर में मतलब एक ईरानी नई तालीम का कोई मदरसा नहीं है। जिसे कॉलेज के लक़ब से याद किया जाए। हाँ 10-12 स्कूल हैं जिनमें ज़्यादातर यहूद नसारा के अमेरिकन मिशन
और प्रोटेस्टेंट मिशन फ्रेंच कैथोलिक मिशन के हैं। ये स्कूल हिंदुस्तान के मशीनरी स्कूलों की तरफ यहाँ बहुत मुनज़्ज़म उम्दा हालत में। मुसलमानों की तरफ से कोई स्कूल नहीं, सिर्फ हुकूमत की तरफ से चंद स्कूल, मसलन मकतब इब्तदाई, मकतब रशीदा, मकतब अदादिया, मकतब ज़ाहिर। मगर अहले शहर और मुसलमान में भी कम पढ़े थे, तरक्की ही ज़्यादातर मदरसों में फ़ायदा उठा। यहाँ तालीमी नस्वा के मानी सिर्फ मज़ामी मुतल्लिक़ तरीके नस्वा लिखे थे। ईसाइयों और यहूदियों के तो बहुत मदरस नस्वा है, इसकी कहने की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों के लिए भी एक मुख्तलिफ नस्वा है जो हाई स्कूल के दर्जे तक, उनमें तरक्की आबाद अरबी खान में पढ़ती है। खानमों के ज़िक्र में पर्दे का जिक्र भी मौका ना बन खानमों के ज़िक्र में पर्दे का जिक्र भी बेमौका ना होगा। यहाँ तमाम मुसलमान औरतें अदना और आला दर्जे की बुर्का ओढ़ कर खुद बाजार जाती है, खरीदो फरोख्त करती। तरक्की खानमों पर पर्दा बिल्कुल बराए नाम होता है, उनके चेहरे साफ नजर आते। लिबास अरबनों का बिल्कुल अंग्रेजी है, लेकिन अरबनों का अरबी है। अल्लाह अल्लाह, बगदाद की खाक में कैसे कैसे बुजुर्ग सोते हैं। इनके मज़ारों की ज़ियारत में मैंने की। मगर दारुल खिलाफा पर बगदाद के शाही महल की कहाँ है? वो कुतुब खाना, मदरसे और सदरगाह किधर है? मदरसा निज़ामिया किस जगह है? कसरे किस तरफ है? हाँ, ये सवालात हाँ को सर हिला को कहाँ से करूँ? हम हम क्या जवाब दें? शमसुल अलमा मौलाना हाली दहली के सैयाह से कहते हैं। अभी यहाँ पे जो शख्स बगदाद का सफ़र कर रहा है वो सारा अपना बता रहा है, मुशाहिदा कर रहा है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें देखी, क्या क्या देखा मैंने। स्कूलों देखा कि यहाँ पे इतनी स्कूलें थी, मजहबी हर तरह की तालीम भी होती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग कौमों को देखा कि ऐसा किसी पे जोर दबाव नहीं, किसी पे पाबंदी नहीं। जो मुस्लिम हैं वो बुर्का पहन के, जो औरतें हैं बुर्का पहन के जाती है बाज़ार में, खरीदारी खरीदो फरोख्त करती हैं, और बाज़ार जाती है तो बुर्का ओढ़ कर जाती है। किसी भी मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। औरतों ईसाई मज़हब हर जो कौम के जो ताल्लुक़ रखते हैं, ईसाई और हर कोई अपने अपने मज़हब को और अपने मज़हब को फॉलो करता है, अपने अपने मज़हब पर अमल करता है। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बुज़ुर्गों की मज़ार देखी, जैसे जो वली है, अल्लाह के वली है, उनकी मज़ार उन्होंने देखी बगदाद में। हारून रशीद सातवीं अब्बासा खलीफा 763 अता 809। उनके वालिद का नाम मेहदी और वालिद का नाम खैजरान था। हारून उलूम फ़नून के कदरदान थे। उनके दरबार में बड़े बड़े आलिम फाजिल जमा हो गए। उनमें हज़रत इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ भी शामिल थे। उनके अहद में बगदाद के अतराफ़ में बागदादी हुई, जिन्हें उन्होंने बड़ी बहादुरी से फर्द किया। रूमी सल्तनत को भी उन्होंने शिकस्त दी। चीन और हिंदुस्तान के यूरोप के बाज़ मुल्कों से ताल्लुकात कायम किए। उलूम व फ़नून की बहुत सी किताबों के तर्जुमे करवाए। बगदाद उनके ज़माने में बड़े बड़े मदरसों का शहर बन गया। ईरान के शहर तूस में हारून रशीद का इंतकाल हुआ। तभी यहाँ पे जो हारून रशीद है, मतलब जो उनके वालिद भी बहुत ही तालीम याफ्ता थे, मतलब उनके दरबार में बड़े बड़े आलिम और फाजिल आते थे। मतलब उनकी सल्तनत में हर मुल्क के लोग आते थे, जैसे चीन हो गया, हिंदुस्तान हो गया, यूरोप हो गया। जैसे यहाँ पे मतलब उन्होंने उनमें मतलब जैसे हारून रशीद उनमें फ़नून की मतलब किताबों का तर्जुमा भी किया कि बगदाद उनके ज़माने में उनके ज़मानों का बड़े बड़े मदरसों का शहर बन गया। मतलब उनके ज़माने में बगदाद में जैसे हारून रशीद जहाँ पे रहते थे। फिर ईरान के मतलब शहर के तूस में हारून रशीद का मतलब कहाँ पे उनका इंतकाल हो गया, ईरान के शहर तूस में हारून रशीद का इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे देख रहे कि हम देखेंगे कि जो शख्स हम बगदाद का सफ़र कर रहा है वो अपना अपना मुशाहिदा अपना अपना बता रहा है। लेके दाग आएगा सीने पे ये बहुत से ए सैया, देख इसके शहर के खंडों में ना जाना हरगिज़। मतलब बहुत से शायर कहते हैं ना कि फ़ला ये शहर सही नहीं है, फ़ला मुल्क सही नहीं है, कि हमें अगर जो भी मुल्क में जाना सबसे पहले हमें इसका मुआयना ज़रूर करना होगा। लेकिन यहाँ इस नसीहत को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खंडर तक नहीं रहे। फिलहाल बगदाद के सरकारी सालनामे भी मौलिक तारीखी इमारत के जिक्र में फरमाते हैं। जहाँ आजकल दफ्तर वजारत रसूमात, वहाँ मदरसा निज़ामिया है। हारून मामून की तमाम कोशिशों का ये नतीजा है। हाँ, एक जुबैदा का मकबरा था शिकस्ता में हालत में बाकी, जहाँ अरब हराजान रात को जमा होकर माली गनीमत आपस में तकसीम करते। बाबिल बाबिल जो हज़ारों बरस पहले तबाह, उसके खंडर तो बाकी ना बाकी हो तो अब्बासियों के जलाल। मगर बाबिल को हलाक होने थोड़ा ही तराज किया। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं कि जो कौम बगदाद को तबाह करे, इसकी एक ही शाख जामा
यहाँ पे मुसन्निफ जो बता रहे हैं कि जो शख्स सफ़र कर रहा है बगदाद का, तो अपना अपना वो मुशाहिदा कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, वो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैंने बगदाद में बहुत बहुत अच्छा शहर देखा, यहाँ पे बहुत सारी स्कूलें देखी मैंने, किसी यहाँ पे बहुत सारे हर मज़हब के मानने वालों को देखा, हर तरह की कौम के मानने वालों को, अपने अपने मतलब उनका जो मजहबी तरीन है, जैसे औरतों पे कोई पाबंदी नहीं, अपने अपने बुर्के पहन के वो जाती हैं, चाहे वो अदना औरत हो चाहे आला औरत हो, दर्जे की औरत हो, हर कोई बुर्का पहनता है, बाजार पहन बुर्का पहन के बाजार जाती है, खरीदो फरोख्त करती है। मतलब हर कौम के मानने वाले लोग अपना मजहबी तरीके को अपनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे किसका मकबरा है, उन्होंने जुबैदा का मकबरा देखा। वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे उन्होंने मकबरा भी देखा, कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग चाहते थे कि ये बगदाद शहर तबाह और बर्बाद हो जाए। मामून रशीद के बारे में पढ़ेंगे। अब्बासी खलीफा 786 ता 823 जिनका दौरे हुकूमत अब्बासी हुकूमत का सुनहरा दौर कहलाता है। उनका दारुल हुकूमत मर्द तरक्सन में था। जब एतराब की हुकूमत से सर उठाया तो उनकी सरकोबी के लिए उन्होंने दारुल हुकूमत बगदाद में किया। मामून रशीद इल्म फ़नून के दल्लाल थे। उनका इल्मी तरीक़ों का उन्होंने बगदाद में फल्कियाती मुशाहिदे और तजुर्बात के लिए सदरगाह में तालीम करवाई। एक आला दर्जे का कुतुब खाना भी कायम किया था, इसमें दुनिया भर की उलूम की किताबें मौजूद थी। उन्होंने इब्रानी और संस्कृत यानी फ़ारसी ज़बानों की कई किताबों का तर्जुमा करवाया। अभी यहाँ पे मामून रशीद है, जैसे वो 786 में पैदा हुए और 823 में उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं उनका दौरा क्या था। जैसे वो भी चाहते थे कि बगदाद में हम नया बदलाव लाए, जैसे हम तालीम याफ्ता हम इसे शहर बनाए, एक फ़लसफ़ी शहर बनाए। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तरक्की की, नाम कमाया। उन्होंने भी बगदाद के लिए बहुत बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। फिर उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। आला जैसे किताब खाने उन्होंने कायम किया। कि उन्होंने उनमी कुतुब भी किताबें मौजूद थी। फिर उन्होंने यहाँ पे कितनी कई ज़बानों में, इब्रानी, संस्कृत, यूनानी, फ़ारसी ज़बानों का किताबों का उन्होंने तर्जुमा करवाया। मलिका जुबैदा जाफ़र बिन मंसूर की बेटी थी। मलिका जुबैदा कौन थी? जाफ़र बिन मंसूर की बेटी थी। वो 762 में पैदा हुई। 781 में उनका निकाह खलीफा हारून रशीद से हुआ। उनका असल नाम उम्मतुल अजीज़ था, लेकिन उनके हुस्न जमाल चेहरे के निखार के दादा ने उनका नाम जुबैदा रखा। अपने नामो शहर की तरह वो भी मशहूर थी। उन्होंने हाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम करने के लिए एक नहर तामीर करवाई, इसके आसार आज भी देखने को देखे जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो मलिका जुबैदा है वो किसकी बीवी थी? जैसे वो जिसकी बेटी थी, जाफ़र बिन मंसूर की बेटी थी। और 786 में, जब 762 में पैदा हुई, 781 में उनका निकाह हारून रशीद से हुआ। जैसे वो भी काफ़ी नामचीन थी, काफ़ी नामूर थी। मतलब जिन्होंने भी हाजियों के लिए नहर तामीर करवाई थी, जहाँ पे हाजी अच्छी तरह से पानी पी सके। जैसे आज भी वो नहर हमें देखने को मिलती है। ये नहर जुबैदा के नाम से मशहूर है। अगर आप बगदाद जाओगे तो नहर जुबैदा के नाम से नहर मशहूर है। जुबैदा निहायत मक्की या मकीर खातून थी। उन्होंने उल्मा फजला अशरा की सरपरस्ती की, सखावत में बड़ा नाम पैदा किया। 831 में उनका इंतकाल हुआ। जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छी शख्स थी, अच्छी खातून थी। उन्होंने हर किसी, ऐसा नहीं, उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी बहुत कुछ किया, सखावत के लिए काफ़ी मदद किया। और आज भी नहर जुबैदा आज भी बगदाद में मौजूद है। 831 में उनका इंतकाल हो गया। हलाकू खान हलाकू ईरान के एलिका खानदान की बानवी मंगोल सरदार चंगर का खान का पोता था। उनके बाप का नाम तौली खान था। हलाकू ने इस्माइली हुकूमत के किले मुत पर हमला करके बगदाद को ताराज कर दिया। लाखों अफराद कत्ल कर दिए। सारे मदरसे कुतुब खाने हलाकू के घुन से जला दिए गए। सब किताबें दरिया में बहा दी गई। उसने मिस्र में भी हमला करने का इरादा किया, मगर उसका मुकाबला बुरकाई खान से जो मुसलमान हो चुका था। उसने हलाकू को ज़बरदस्त शिकस्त दी और 1264 में उसका इंतकाल हो गया। अभी हलाकू खान को ये भी मंगोल सरदार चंगेज़ खान का पोता था। उसके बाप का नाम तौली खान था। उसके इरादे सही नहीं थे। वो
मतलब झगड़े करना, फसाद फैलाना, बगदाद को मतलब बर्बाद करने के उसके इरादे थे। उसने मुस्लिम में हमला किया तो उसका इंसान किसके हाथों पाला पड़ा? एक ऐसे बुरकाई खान से पड़ा जो मुसलमान हो चुका था। मतलब उसने क्या किया, बुरकाई खान ने हलाकू खान को हलाक कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको ज़बरदस्त शिकस्त दे दी। अभी हलाकू खान का 1264 में इंतकाल हो गया। मस्जिद और किला, दिल्ली, ताजमहल, आगरा जैसी इमारतें हिंदुस्तान जाकर बनाए। क्या ये मुगलों की तरफ से तबाही और बगदाद का दानस्ता कफ्फारा था? बहरहाल ए बदबख्त दहली हो, अगर आगरा, तुम फिर भी खुशनसीब हो, तुम्हारी बहुत सी इमारतें कायम हैं, तुम्हारे खंडार भी गायब नहीं हुए। मगर ए बगदाद, अभी यहाँ पे जो शख्स से सफ़र किया उसने क्या बता रहा है कि बगदाद में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इमारतें बनी जो आज भी क्या हो गई, फना हो गई। लेकिन हमें हिंदुस्तान का शुक्रिया करना चाहिए। हिंदुस्तान में कुतुब मीनार, दिल्ली में जैसे मस्जिद किला है, चार मीनार, आगरा में ताजमहल है, अभी भी वो सेफ है, अभी भी मतलब सही है। लेकिन कुछ ऐसी मतलब जो मुगलों की बनाई हुई इमारतें हैं ना, ताजमहल, लाल किला था, आगरा, चार मीनार, ये सब अभी चीज़ें महफूज है। लेकिन कुछ ऐसी भी बगदाद में चीज़ें बनाई गई थी, बहुत सारी इमारतें जो बहुत ही फेमस थी, बहुत ही मशहूर थी, जो कुछ दुश्मनों ने उसको हलाक कर दिया। तो बगदाद, हाय बगदाद। बगदाद का सफ़र आपको कैसे लगा बच्चों? कि हर शहर का अपना अपना मज़ा होता है, अपने अपने तजुर्बे, तौर तरीके होते हैं। तो जो शख्स ने बगदाद का सफ़र किया तो उसने सारा मुशाहिदा करके बताया कि बगदाद में मैंने ये देखा। जैसे आप भी कहीं घूमने जाते हो, आप बताते हो ना मैंने ये देखा, वो देखा, आप बताते हो ना दरिया देखा, बड़ी बड़ी इमारतें देखी, दुबई देखी। तो यहाँ पे जो बगदाद का सफ़र देखा कि बगदाद का सफ़र कैसा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बगदाद का सफ़र बेहद पसंद आया होगा। कि जैसे पहले जो शख्स था बगदाद को सफ़र करने के लिए आया तो वो पानी की जहाज़ पे सफ़र करता तो उसने समंदर देखा। समंदर देखने के बाद वो जब वो बगदाद में आया, मिस्र में गया, पहुंचा तो बहुत सारी चीज़ों को देखा, मजहबी मानने वाले को देखा, मजहबी मानने बहुत सारी इमारतें, मकबरा देखा। तो इस तरह बगदाद का सफ़र मुकम्मल हो गया। आइए सबक के ज़रा मायने हम देखेंगे। हर माह गम और दुख, मायूसी, जबे पे ना बलना होना, मजाज खराब ना होना, सरगरानी, दर्द सर, मजमुआ पानी, नाजमा पानी, अराकीन, दो इराक शुमारी जुनूबी, खुर्मिस्तान खजूरों का बाग, रामताही कभी ना खत्म होना, मुखालता मेल जो, सबा रंग रही, कफ़ारा कसूर का बदला, रसद का आसमान के मुशाहिदे की तजुर्बा का, खानम का मोहनिस, खान का मोहनिस, तरकन तरक औरत, अरबन अरबी औरत, विलायत मुराद इंग्लिस्तान। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको बगदाद का सफ़र बेहद पसंद आएगा। और इसी के साथ में इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सफ़र करेंगे और अपना अपना मुशाहिदा बताएंगे और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कौन से शहर का सफ़र किया है, किस शहर का, किस मुल्क का सफ़र किया है। अपना अपना मुशाहिदा करके मुझे कमेंट बताइए। अल्लाह हाफिज़।